हाय गाइस, आज हम टेक्निकल हेल्पर मेन एग्जाम की तैयारी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो विद्युत से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आज हम बहुत सारी चीजें कवर करने जाएंगे। तो सबसे पहली चीज विद्युत से परिचय में यह आती है कि विद्युत होती क्या है। तो सामान्य निम्न कक्षाओं में आप पढ़ते आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह परिभाषा आप पढ़ते हैं। और विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बटे T, यानी आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड। तो हम कूलाम प्रति सेकंड और कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। तो ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का वो क्या है, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो है आपका एम्पियर। अब देखिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ऐसी बातें हमें जानना आवश्यक है जो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, विद्युत की खोज किसने की। विद्युत की खोज, तो विद्युत के खोजकर्ता थे थेल्स नामक वैज्ञानिक। वास्तव में ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने लगभग 2600 वर्ष पूर्व कैरवा नामक, जो एक पेड़ की छाल को उतारने पर सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है, वो जम जाता है, तो उसे कैरवा कहते हैं। कैरवा को एम्बर कहा जाता है और एम्बर जो है वो ग्रीस भाषा का शब्द है और ये ग्रीस के ही गणितज्ञ थे जिन्होंने विद्युत की खोज की, जो ग्रीस के मिल्टन के निवासी थे। इन्होंने 2600 वर्ष पूर्व देखा कि एम्बर को जब कांच की छड़ से या बिल्ली की सैमूर को, यानी बिल्ली की खाल को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, तो उस समय तो इन्होंने एम्बर को रगड़ा था, बाद में कई वैज्ञानिकों ने जो है बिल्ली की सैमूर यानी बिल्ली की खाल को कांच की छड़ से रगड़ा। तो एम्बर को जब कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को, जैसे सरकंडे की गोली, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे इन्होंने विद्युत नाम दिया और इन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी फ्रैक्शन यानी घर्षण के कारण दो वस्तुओं के बीच
जब रगड़ कराई जाती है तो उन पर आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश यानी चार्ज। तो चार्ज, आवेश का मात्रक, अभी मैंने उधर लिखा हुआ है कूलम्ब। आवेश से संबंधित कि आवेश कितने प्रकार का होता है, क्योंकि दो वस्तुओं को रगड़ा गया था तो दोनों वस्तुएं आवेशित हुई, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। आवेशों के प्रकार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार बताए, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर हमेशा कैसा आवेश आएगा? धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन जो दे सकता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको दाता कहा जाता है, डोनर। और जो वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो ऋणात्मक चार्ज होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होती है, और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए उससे ग्राही या एक्सेप्टर कहा जाता है। तो एक सिंपलिंग उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यदि मेरे पास पैसा है तो मैं धनी हूं, मैं किसी को पैसा दे सकता हूं, तो मैं पॉजिटिव यानी कि मुझ पर मैं क्या हूं? दाता। और जो मुझसे पैसा लेगा यानी जो लेने वाला है वो क्या है? ग्राही। तो उस पर नेगेटिव चार्ज यानी कि वो मेरा ऋणी हो जाएगा। तो इस प्रकार जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी जिस जगह हो रही है वहां पर आपको चार्ज कैसा मिलेगा? उसकी प्रकृति कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। और जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है बहुसंख्यक है इलेक्ट्रॉन, तो वहां आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि अभी मैंने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये जो थेल्स ने विद्युत उत्पन्न की थी वो स्थिर विद्युत थी, और ये क्षणिक समय के लिए ही वस्तु पे उपस्थित रहती है। इसे घर्षण विद्युत भी कहा गया। और इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैटिकली इलेक्ट्रिक सिटी। अब देखिए आप कि स्थिर विद्युत
आवेश के कारण उत्पन्न हुई, और आवेश जो है वो उसकी उत्पत्ति 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आवेश 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रेरण द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा अभी आपने देखा घर्षण द्वारा। तो प्री एग्जाम में आप इनका बेसिकली रूप से अध्ययन कर चुके होंगे। तो आवेश का उत्पन्न कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से, प्रेरण, चालन और घर्षण। अब देखिए, आवेश के गुणधर्म भी आपको पता होना चाहिए। आवेश के गुणधर्म। आवेश एक योज्य राशि है। सबसे पहला गुणधर्म है आवेश एक योज्य राशि है। योज्य का मतलब होता है जिसका बीजगणितीय योग किया जा सके। जैसे ये कोई गोला है और स्फीयर है और इस पर धन आवेश है, यहां पर 5 कूलाम है और यहां पर 3 कूलाम है, यहां पर 2 कूलाम है। ये माइनस का है और इस पर यहां पर 2 पॉजिटिव के चार्ज है। तो कुल आवेश यदि हम करें तो 5 + 3 - 2, यानी कि इनको बीजगणितीय योग किया जा सकता है। 8 - 2 यानी आपका 6 कूलाम कुल आवेश हुआ। तो आवेश एक योज्य राशि है। ये पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब जिसका कोई ह्रास नहीं होता। तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार आवेश भी संरक्षित होता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसकी कमी वृद्धि की जा सकती है, लेकिन इसका ह्रास नहीं किया जा सकता। तीसरा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि किसी पूर्णांक का गुणज हो। तो आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स का पुंज होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है और इन पुंजों को हम साइंस में फोटॉन कहते हैं, फोटोज कहते हैं, यानी कि पैकेट के रूप में जाता है, बंडल के रूप में चलता है आके। तो इलेक्ट्रॉन्स के बंडल के रूप में आवेश होता है। यानी आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कह रहे हैं। तो आवेश बराबर
Q बराबर Ne, Ne यानी इलेक्ट्रॉन्स का कोई संख्या का गुणज है, और जहां n एक पूर्णांक संख्या है तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, चाहे वो धनात्मक हो या n का मान ऋणात्मक हो। आवेश हमेशा कैसी राशि होती है? क्वांटीकृत राशि। ये आवेश के गुणधर्म हुए। अब हम ये देखते हैं कि आवेश मापने वाला यंत्र क्या है। आवेश मापने वाला यंत्र, तो आवेश को जो नापा जा सकता है वो स्वर्णपत्रदर्शी से नापा जा सकता है। स्वर्णपत्रदर्शी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। तो आवेश नापने वाला यंत्र इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि स्वर्णपत्रदर्शी। आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम से छोटी इकाई होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युतिक इकाई। अब देखिए, हमने देखा कि जो सर्वप्रथम विद्युत की खोज की गई थी वो स्थैतिक विद्युत थी, और वो आवेश के कारण उत्पन्न हुई, और वो घर्षण के द्वारा। अब देखिए, विद्युत जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, जिसका उपयोग आप ले रहे हैं, वो गतिज विद्युत है। तो विद्युत के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार, स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत। एक स्टैटिकली इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी डायनेमिकली। अब देखिए कि गतिज विद्युत वास्तव में आवेश का प्रवाह होता है, तो वो गतिज विद्युत है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और क्षणिक समय के लिए रहा, तो वो स्थैतिक विद्युत थी। लेकिन सामान्य हम जो है टेक्निकल में आपको गाइडलाइनों में मिलेगा कि जिसको तारों के माध्यम से ले जाया जा सके, उसे हम गतिज विद्युत कहते हैं। तो गतिज विद्युत और विद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर को कह रहे। अब I बराबर मैंने बताया अभी Q/T, लेकिन एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की एक निश्चित मात्रा होती है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.24 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा एक कूलाम आवेश में कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा 6.24 इंटू 10 की घात 18। कई आपको जो है ऑप्शन में 6.25 इंटू 10 की घात 18 भी मिल सकता है। अब बात करते हैं हम कि विद्युत का प्रवाह के संबंध में, विद्युत प्रवाह के संबंध में जो विचारधाराएं हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो 2 विचारधाराएं हैं। एक परंपरागत विचारधारा, कन्वेंशनल करंट,
को तो परंपरागत विचारधारा के आधार पर विद्युत का प्रवाह सदैव सकारात्मक से नकारात्मक की ओर होता है, यानी पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। यह प्रश्न भी आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या के आधार पर कह दे तो इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या के आधार पर विद्युत का प्रवाह नकारात्मक से सकारात्मक की ओर होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। अब गतिज विद्युत जो सर्वप्रथम उत्पन्न की गई थी वो रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न की गई थी। और इसको सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कांच के एक आयताकार पात्र में एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया उन्होंने और तांबे और जस्ते की छड़ों को डाल करके उन्होंने देखा कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। तो सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज किसने की? वोल्टा ने। और वह कांच का आयताकार पात्र जिसमें रासायनिक क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, कांच का आयताकार पात्र, ये आपके काफी बार कंपैरेटिव एग्जामों में आया कि कांच का आयताकार पात्र जिसमें रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? वोल्टाइक पात्र। अब देखिए, एक रासायनिक क्रिया से हम गतिज विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरा हम प्रेरण के द्वारा विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं गतिज। और प्रेरण के द्वारा गतिज उत्पन्न की थी फैराडे ने। तीसरा हम तापीय द्वारा यानी ताप के द्वारा विद्युत गतिज उत्पन्न की जा सकती है। यह भी विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि जब दो भिन्न धातु लोहे और तांबे के तारों को मरोड़कर उन्हें गर्म किया जाता है तो दोनों तारों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? थर्मोकपल, ऊष्मीय संगम। तो विद्युत जो उत्पन्न की जा सकती है वो तापीय प्रभाव द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। विद्युत जो है वो प्रकाश के द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। तो विद्युत उत्पन्न करने के, गतिज विद्युत उत्पन्न करने के हम डिटेलिक रूप से एक एक चीज देखेंगे, लेकिन आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दैनिक जीवन में आपके गतिज विद्युत से आपका पाला पड़ेगा प्रैक्टिकली रूप से। और गतिज विद्युत जो है उसका व्यावसायिक रूप से जो उत्पादन किया जा रहा है वो है प्रेरण की विधि द्वारा। अब गतिज विद्युत के आप लाभ जो देखते हैं, आप जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें मशीनें जो प्रचालित हो रही हैं, आपके भौतिक सुविधा के साधन जो भी हैं वो विद्युत ऊर्जा से आज प्राप्त हो रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। तो
गतिज विद्युत के लाभ तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन हमारे जो है हानि वो सबसे पहले आपको देखनी है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली रूप से विद्युत से पाला पड़ेगा। तो इसके डिसएडवांटेज का मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि विद्युत के प्रभाव से मनुष्य को वैद्युतिक आघात लगता है, जिसे निम्मी में पुघात भी कहते हैं, और आप इलेक्ट्रिक शॉक इंग्लिश में कहते हैं। तो इस विद्युत के झटके से, यानी जब मनुष्य विद्युत के संपर्क में आता है तो उस स्थिति में उसको क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, तो उसकी तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ता है, तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव होता है उसकी नस और आंतों में सिकुड़न आती है। तो विद्युत झटके का, विद्युत का क्या प्रभाव पड़ा कि तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालती है, और तंत्रिकाओं में हमारे नस और आंतों में सिकुड़न आती है। ऑप्शन में या तो आपको तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं या आपको नस और आंतों में सिकुड़न आती है। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक शॉक किस स्तर की धारा तक हमें सुरक्षित है और किस स्तर की धारा तक हमको हानि पहुंचाता है। तो ये ISI द्वारा एक स्टैंडर्ड टेबल तैयार की गई, जिसमें विद्युत के स्तर को बताया गया है और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो 0 मिली एम्पियर से और 5 मिली एम्पियर तक की विद्युत यदि मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होती है तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 10 मिली एम्पियर से और 20 मिली एम्पियर तक के विद्युत के संपर्क में आता है तो दर्दनाक पेनफुल शॉक, दर्दनाक झटका महसूस होता है। यदि 50 मिली एम्पियर की स्तर की धारा मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होती है तो उसे हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन 100 मिली एम्पियर की धारा के संपर्क में आने से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह आपने स्तर देखा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं कि मनुष्य के क्षेत्रफल के आधार पर उसके प्रतिरोधक मान क्या है, यह आपको देखना है, क्योंकि कल हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसको कवर करेंगे। और विद्युत के महत्वपूर्ण पद प्रतिरोध, वोल्टता, विद्युत वाहक बल, और हम जो है विभवांतर जैसे पदों को डिटेल में समझेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा ये ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करके और लाइक करके बताना है, जिससे आपको यह भी बताना है कि इस वीडियो में मेरी स्पीड और किस तरीके से मैंने आपको मेन एग्जाम की तैयारी के लिए किया है, क्योंकि प्री एग्जाम में आप बहुत सारी चीजें बेसिक जानते हैं और आपने काफी अच्छी मेहनत की है, लेकिन अब हमको मेन चीजों पर ध्यान देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।